ओके, तो अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी वो है अपना न्यूरल ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने देखा कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये अपनी बॉडी में हम अचीव कैसे करते हैं, तो हम अचीव करते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, है ना। अपन कैसे अचीव करते हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। इसमें आता है सेंट्रल में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें आती है आपकी पेरिफेरल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। ठीक है, ये सब देख लिया था। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है। तो अपन ने फिर ऐसे एक नर्व सेल हो गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे आ गई बीच में आपका न्यूक्लियस, ओके। फिर आपका बल्ब्स, है ना। तो ये क्या है आपकी सेल बॉडी, ओके। ये पोर्शन न्यूक्लियस, यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन एक्सॉन, है ना। ये जो इनको हम क्या बोलते थे, डेंड्राइट्स, है ना। और ये है आपके बल्ब्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अपन ने कल तक देख ली थी। अब इसके अंदर फिर यहाँ से आता है इम्पल्स, केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। वो केमिकल चेंज यहाँ पे इलेक्ट्रिक चेंज में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो इम्पल्स यहाँ से कैरी करता है पूरे इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर कैरी करता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जो इसी अगली सेल है, ऐसी किसी एक के पीछे एक सेल लगी होती है न्यूरॉन्स की, वो दूसरे वाला सेल का जो डेंड्राइट है उस केमिकल को डिटेक्ट करेगा और सिग्नल आगे से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अपन ने ये सब अब देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने रिफ्लेक्स आर्क देख ली थी। उसके अंदर कितने 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तीसरा आपका है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ही आपका आ जाएगा रिले न्यूरॉन। चौथा है आपका इफेक्टर या फिर मोटर न्यूरॉन, और जो आखिरी है वो है आपका इफेक्टर मसल। तो मैंने ये सब चीज़ें देख ली थी। ये सीक्वेंस है किसी भी रिफ्लेक्स आर का, कैसे यहाँ से सेंसर्स ये डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट, फिर न्यूरॉन क्या करेंगे, कैरी करेंगे सेंस को, कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे, यहाँ पे रिले न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन जो है इधर मोटर न्यूरॉन को पास हो जाएगी और इधर ब्रेन की तरफ भी एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कहाँ पे, मसल पे, इफेक्टर मसल पे, और फिर इफेक्टर मसल के अंदर उसका शेप एंड साइज चेंज होगा और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी। ऐसे होता है रिफ्लेक्स आर्क। फिर अपन ने ब्रेन देख लिया था, ठीक है। ब्रेन के मैंने पार्ट्स बता दिए थे, एक होता है फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर आता है आपका हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में ये जो लेयर्स जो दिख रही हैं इसको अपन मेनिंजेस बोलते हैं। ये भी 3 होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो पूरी जो ब्रेन की कैविटी है उस पूरी कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
तो अपन देख रहे हैं कि अभी तक तो अपन ने देख लिया कि ठीक है नर्व न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है कैसे, ठीक है ब्रेन के थ्रू होता है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करती है। अपन देख रहे हैं कि जो इतना इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है ब्रेन है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। ठीक है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है उसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो आपकी ब्रेन रहता है, ठीक है, ये आपका सपोज ये आपका ब्रेन है ना। सबसे पहले तो ये सबसे ऊपर जो आपका रहता है स्कल, ठीक है, ये बोनी और हार्ड रहता है। तो स्कल का प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके ब्रेन का, प्रोटेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्कल हो गया। अब स्कल के अंदर ब्रेन की 3 लेयर्स रहती हैं, कौन सी। सबसे ऊपर जो रहती है उसको बोलते हैं एरेक्नाइड, फिर डुआ मैटर, और जो तीसरी लेयर है, ठीक है, वो है आपका पाया मैटर। ठीक है, तो पहले स्कल हुआ है ना, फिर ये लेयर्स हो गई, और जो दूसरी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सब पूरा स्ट्रक्चर है आपका ब्रेन का, तो पूरी इस कैविटी में लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, इस लिक्विड की वजह से क्या होता है कि जैसे भी आपको सडन जर्क आएगा, इन केस, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपका सिर जैसे दीवार से कैसे टकरा गया, तो आपका जो ब्रेन का अंदर का जो टिश्यू है, ठीक है, वो इस लिक्विड के अंदर से तैर रहा है, तो उसको जर्क भी लगेगा, तो जो फ्लूइड है वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज नहीं होने देगा। तो हमारा ब्रेन जो है एक लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे बलून जैसे फिल्ड कैविटी होती है, जो क्रेनियल कैविटी होती है वो बलून टाइप होती है। ओके, तो अपन ने देखा कि कैसे मिलता है इसको प्रोटेक्शन। है ना, तो अपन ड्रॉ कर लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका स्कल, जो कि हार्ड है और बोनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्कल के बाद में आ जाएगी आपकी मेनिंजस। ठीक है, जो ब्रेन की आउटर कवरिंग है वो उसमें इन्फेक्शन वगैरह होने से रोकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ है इसके अंदर जो लिक्विड है ना, ठीक है, बलून लाइक कैविटी। ये कैसे काम करती है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है ताकि आपको झटका नहीं लगे। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। ओके, फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन साइड्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। उस बोनी बॉक्स को अपन क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं स्कल। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज contained in a fluid-filled balloon, ठीक है, which provides further shock absorption. ओके, तो फिर कोई हाँ, इसमें एक और चीज़ ये बोल रहा है कि ये वर्टिबल कॉलम बता रहा है कि वर्टिबल कॉलम का क्या फंक्शन है। तो जैसे आप अपनी बॉडी देखोगे, है ना, तो ये तो आपका हो गया ब्रेन। ठीक है, स्कीमेटिक है। ब्रेन के पीछे जो चल रही होती है वो आपकी, ये तो आपके हैंड्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब आपके ये लेग्स हो गए है ना। ओके, तो जब पीछे जो वर्टिबल कॉलम चल रही है, ठीक है, इसका काम क्या है कि ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये वर्टिबल कॉलम इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिबल कॉलम के बीच में से कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पास होती है, तो ऐसे पूरी आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, फिर थॉरैक्स, फिर एब्डोमेन और फिर लंबर की जो वर्टिब्रास है वो ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगी हुई अटैच होती है, और उनके बीच में जो कैविटी होती है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पूरी बोन्स प्रेजेंट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल ऐसे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है आपके वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, अब ये बोला कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो वो ये कि जब भी मोटर नर्व से, है ना, मोटर नर्व से इम्पल्स जाएगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगी, आपकी इफेक्टर मसल पे जाएगी। इफेक्टर मसल क्या करेगी, इफेक्टर मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल के अंदर होते हैं फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स अपनी साइज को चेंज करते हैं, और इस चेंज की वजह से, इस मसल फिलामेंट में चेंज की वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो पाती है। और मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है, उसी से आपका एक्शन परफॉर्म होते हैं कि आपका हाथ ऐसे दूर जाएगा, अगर मसल रिलैक्स होगी तो उधर जाएगा, ठीक है। तो जब भी मसल रिलैक्स होती है तो हाथ दूर जा रहा है, तो इसमें रिलैक्स कौन सी मसल हो रही है, जो सामने वाली मसल है वो रिलैक्स हो रही है, मगर जो बैक वाली मसल है, ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्शन में है। तो अलग अलग मसल अलग अलग टाइप का एक्शन परफॉर्म करती हैं, और उनके कोऑर्डिनेशन से फिर कोई भी एक मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो किसी भी मूवमेंट के लिए आपके बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस मसल कोऑर्डिनेशन के लिए आपका न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जांपल आप कैसे देखते हो कि जब अपन बोलते हैं कि किसी को पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, तो जब पैरालिसिस होता है तो होता क्या है कि उस एरिया को जो नर्व सप्लाई कर रही हैं, जो वहाँ की मोटर नर्व हैं, ठीक है, वही डैमेज हो गई है, तो उस मसल तक कोई सिग्नल पहुँच ही नहीं पा रहा है। और जब उस मसल तक कोई सिग्नल पहुँचेगा ही नहीं, तो उस मसल के जो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, वो कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, वो अपनी साइज़ को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे, ना वो रिलैक्स हो पाएंगे, ठीक है। तो ना मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना मसल रिलैक्स होगी। जब मसल में कोई एक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप कोई मूवमेंट करवा ही नहीं पाओगे। जब पैरालिसिस के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जब नर्व डैमेज हो जाती है तो मसल तक सिग्नल ही नहीं जाता है कि उस मसल को कुछ एक्शन या परफॉर्मेंस देनी है। तो अभी तक तो अपन एनिमल के कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। अपने को डिस्कस करना है कि प्लांट्स कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होता है, जैसे प्लांट्स में भी अब एक वो टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, जैसे आप उसको टच करते हो, ठीक है, ये जैसे आप इन लीव्स को टच करोगे, ये क्या हो जाएंगी, ये से श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। पर आप ये नोटिस करोगे कि जैसे आप टच आप यहाँ पे कर रहे हो इस लोकेशन पे, लेकिन लीव पूरी श्रिंक हो रही है, ठीक है। सिर्फ वो पर्टिकुलर वो जगह नहीं, पूरी की पूरी लीव ही श्रिंक हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, तो इसमें भी अब एक चीज़ तो अपने को समझना पड़ेगी कि अगर पूरी लीव श्रिंक हो रही है और हमने टच यहाँ पे करा है, तो कुछ तो होगा यहाँ पे जिसने यहाँ तक मैसेज भेजा होगा कि कोई किसी ने टच किया है, मतलब सेंसेशन के लिए यहाँ पे भी मैसेज तो कहीं ना कहीं से जा ही रहा होगा, ठीक है। ये कैसे आता है, तो इसे नर्व्स में कैसे जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकली नर्व्स में जैसे जाता है, कंडक्शन जो होता है
नर्व का ऐसे ही होता है। प्लांट में भी इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन ही होता है। पर प्लांट के साथ क्या दिक्कत है कि इनके पास अपने पास जो है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है अपने पास में, नर्वस सिस्टम, जो इस काम को करता है। प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम है नहीं, बस वो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन के थ्रू अपना सिग्नल पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लांट्स शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट और ग्रोथ की बात अपन पहले भी कर ही चुके हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्लांट जो है दो टाइप के मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, टू मूवमेंट्स। पहला कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लांट मूवमेंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। पहला जो है वो है ग्रोथ डिपेंडेंट, दूसरा क्या होगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ओके, अब कौन से मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि पेड़ की जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं, ठीक है, वो सनलाइट की तरफ बढ़ती है। सनलाइट जहाँ पे मिलेगी, जिस एरिया में सनलाइट होगा, ठीक है, प्लांट की लीव्स उस तरफ ग्रो करेंगी। तो वो एक मूवमेंट तो हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, और साथ में ग्रोथ भी प्लांट की हो रही है। मगर कि जैसे टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, अब आपने इसकी लीव्स को टच करा तो इसकी सारी लीव्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट हुई, मूवमेंट तो यहाँ पे भी हो ही रही है, मगर इस केस में ग्रोथ एब्सेंट है। अगर प्लांट की लीव्स आपस में श्रिंक हो रही है, ठीक है, आपस में मिल रही है, कुछ अपने अंदर चेंज ला रही है, कोई मूवमेंट शो कर रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो ग्रो भी कर रही है। तो उस केस में वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट का और एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे अब कोई बीज, कोई सीड है, ठीक है, वो जर्मिनेट होता है, तो उसके अंदर मूवमेंट होती है, वो क्योटाइकल निकलता है। ठीक है, तो मूवमेंट तो वहाँ पे हो रही है, उस मूवमेंट के साथ में यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है। मगर जब आप किसी प्लांट को टच कर रहे हो, उसकी लीव्स श्रिंक हो रही है, तो वहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है। ठीक है, लीव्स ने कुछ तो मूवमेंट तो करी है, पर उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसे अपन डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपन मूवमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ग्रोथ डिपेंडेंट और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट, प्लांट के मूवमेंट्स को। ठीक है, अब वो मूवमेंट जिसमें प्लांट की ग्रोथ भी होती है उसको ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। वो वाली मूवमेंट जिसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही होती है उसको अपन ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे अपन एनिमल की बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, तो एनिमल में नर्व कंडक्शन के लिए अपने पास में क्या है, न्यूरॉन्स है ना, और साथ में है आपके पास मसल, मसल में फिलामेंट जो अपना शेप और साइज चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
प्लांट के पास भी ऐसे ही हो रहा है क्या? अब प्लांट के पास ना तो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ना प्लांट में है मसल, तो फिर प्लांट का मूवमेंट कैसे होता है? ये पत्तियों का मूवमेंट हो कैसे रहा है? तो इनका मूवमेंट का मैकेनिज्म जो रहता है, ठीक है, वो रहता है वाटर ड्राइवन। अब वाटर ड्राइवन से क्या मतलब है? इस वाटर ड्राइवन से मतलब है कि जब भी आपको, ठीक है, किसी चीज़ को बड़ा करना है, लीव्स को अगर एक्सपोज होना है नेचर में, तो वो अपने आसपास, सपोज ये कोई लीव है, ठीक है, अगर इसे बड़ा होना है, ये आपकी लीव है, ठीक है, अगर इसे बड़ा होना है तो जो नेचर में आसपास जो इसके टिश्यू में पानी प्रेजेंट है H2, वो अपने अंदर ले लेगी, लेके क्या कर हो जाएगी, जैसे ये पानी अपने अंदर लेगी, लीव का साइज जो है वो ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, और जैसे इस लीव का साइज बढ़ा, इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि जब भी लीव को अपना साइज बढ़ाना है, अपने आप को एक्सपोज करना है, ठीक है, वो अपने आसपास टिश्यू से पानी अपने अंदर ले लेती है, वो फूल जाती है, और वो लीव जो है वो ऐसे एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही लीव, अभी यहाँ पे तो उसको अपने आप को एक्सपोज करना था, अब लीव को अपने आप को छुपाना है, हाइड करना है, ठीक है, अनएक्सपोज करना है, तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जो इसके अंदर अपने पानी है, ठीक है, वो पानी इस लीव में से बाहर निकल जाएगा, और ठीक है, आपकी लीव जो है, जो पहले एक्सपोज थी, वो वापस इसे श्रंक हो जाएगी, ठीक है। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। यही वाला एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लीव्स अभी एक्सपोज्ड है, मतलब ये पूरी तरीके से स्वेल्ड है, या फिर क्या है, हाइड्रेटेड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लीव्स हैं, ठीक है, इन्होंने अपने आप को ऐसे पैक कर लिया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने यहाँ से अपना वाटर जो है वो रिमूव कर दिया होगा, और ये हो गई हैं अनएक्सपोज्ड। ओके, तो कैसे वाटर की स्वेलिंग लीव का साइज चेंज कर सकती है, और उस लीव का साइज चेंज होने से उस लीव के अंदर एक मूवमेंट जनरेट हो सकता है। तो प्लांट अपना मूवमेंट कैसे जनरेट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट से प्लांट्स अपना मूवमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। अपने को इतना समझ में आप यहाँ से आ गया। अब प्लांट के कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं, वो तो अपन ने देख लिया। अब वो होते कैसे, अपन थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका पहला एग्जांपल है आपके टेंड्रिल्स, ठीक है। अब कैसे टेंड्रिल्स काम कैसे करते हैं, जो टेंड्रिल्स होते हैं वो होते हैं टच सेंसिटिव, ठीक है। तो सपोज ये कोई लोहे की ऐसी रॉड है, अब यहाँ पे एक आया ऐसे टेंड्रिल, ये किसी कोई सा प्लांट है ना, इसे और ग्रो कर रहा है, और ये प्लांट जो है वो ये ऐसे टेंड्रिल से ग्रो कर रहा है। तो जैसे ये टेंड्रिल, ठीक है, इस सपोर्ट के कांटेक्ट में आया, यहाँ पे क्या होगा, ये टेंड्रिल ग्रो करना बंद हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की साइड ग्रो करना बंद हो जाएगा, और इस सपोर्ट के आसपास खुद को रोल कर लेगा, और अपने प्लांट को सपोर्ट दे देगा,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्लांट है, अब ये अपना जो वज़न है, प्लांट जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो अपना वज़न इस टेंडल के थ्रू इस सपोर्ट से बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पे इस टेंडल लें जो कि टच सेंसिटिव था, ठीक है, एक मूवमेंट किया, उस सपोर्ट के ऊपर रोल करने का एक मूवमेंट किया, और उस मूवमेंट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये वाला कोई सा मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से हो रहा है, ओके। ठीक है, अब आगे भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म है उसको समझो कि जब भी प्लांट मूव करता है उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक प्लांट की मूवमेंट को अपन बोलते हैं। तो अगर कोई सी मूवमेंट प्लांट की जो सॉइल की तरफ हो रही है, नीचे सॉइल है, तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे, सॉइल का मतलब होता है जियो, ठीक है। प्लांट का जो मूवमेंट है, मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, तो जियो ट्रॉपिज्म। तो जो मूवमेंट सॉइल की तरफ होती है उसको अपन बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म की प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, जियोट्रोपिज्म की प्रॉपर्टी शो करती है प्लांट की रूट्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि हमने एक प्लांट को लिया, ठीक है, और उसको ऐसे रखा कि पहले उसको सनलाइट में एक्सपोज किया। तो जब हम उस प्लांट को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आएगी। जो प्लांट का ग्रीन वाला पार्ट है, जो उसकी लीव्स हैं, ठीक है, वो ग्रो करेंगी टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। अब लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं फोटो, और मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो इसकी लीव्स का सनलाइट की तरफ मूव करना, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो जियोट्रॉपिज्म कौन सा ऑर्गन शो करता है, रूट्स शो करती हैं। फोटोट्रॉपिज्म कौन सा ऑर्गन शो करता है, लीव्स एंड ब्रांचेस फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं, ठीक है। मगर हम जब इसकी रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी रूट्स जो है वो अवे फ्रॉम सनलाइट मूवमेंट शो करेंगी, ठीक है। एक टुवर्ड सनलाइट और एक अवे फ्रॉम सनलाइट, ये दो टाइप के मूवमेंट्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, अब इसमें यहाँ पे देखो, ठीक है, ये गमला जो था, ठीक है, इसको अपन ऐसा उल्टा रख दिया, ठीक है। अब जब अपन ने इसको ऐसा उल्टा रखा तो जो इसका स्टेम था, ठीक है, पहले कैसा रहा होगा, पहले ऐसा इरेक्ट रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये अब ऐसे इरेक्ट होने की जगह ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करने लगा, ठीक है। तो ये किधर ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल से अवे ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो नीचे सॉइल की तरफ ग्रो कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म। तो जब ये सॉइल से अवे ग्रो करेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। और रूट्स जो है वो कौन सा मूवमेंट शो करेंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है।
अब ये मूवमेंट जो हैं, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, ये होते कैसे हैं? तो ये होते हैं ट्रिगर की वजह से। ट्रिगर की वजह से मतलब कोई सी चीज़ एनवायरनमेंट से ऐसी होती है जो ऑर्गन्स को ट्रिगर करती है अपनी तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे सनलाइट प्लांट की लीव्स को ट्रिगर करती है अपनी तरफ मूव करने के लिए, अपनी तरफ ग्रो होने के लिए। वाटर, सॉइल के अंदर जो वाटर रहता है वो रूट्स को ट्रिगर करता है अपनी तरफ और सॉइल के अंदर मूव करने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए, या फिर डिफरेंट केमिकल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो रूट को, ठीक है, एनकरेज करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं अंदर की तरफ ग्रो होने के लिए। तो जो भी नेचुरल एनवायरमेंटल, ठीक है, स्टिमुलाइज हैं वो ट्रिगर करते हैं ऑर्गन्स को अपनी तरफ ट्रोपिज्म शो करने के लिए। ठीक है, जैसे अपन ने फोटोट्रोपिज्म देखा, उसका क्या मतलब होता है कि लाइट की तरफ मूव करना। ठीक है, जियोट्रोपिज्म देखा, उसका क्या मतलब होता है सॉइल की तरफ मूव करना। वैसे हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब वाटर की तरफ मूव करना। ठीक है, वैसे एक कीमोट्रोपिज्म होता है, उसका क्या मतलब होता है? किसी केमिकल की तरफ मूव करना। तो ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है और उसका जो ट्रिगर, उसका स्टिमुलस क्या है, ठीक है, उसका नाम उस ट्रोपिज्म के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ऐसा देखा कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं किसी स्टिमुलस की वजह से, जो कि हमारे ऑर्गन को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ऑर्गन ट्रिगर हुआ तो क्या होगा? तो अपन ने पहले देखा था कि मूवमेंट कैसे हो रही है। जब भी कोई रिसेप्टर आ रहा था वो भी एक स्टिमुलस ही है, वो ट्रिगर हो रहा था, तो अपन ने रिफ्लेक्स आर्क में देखा था कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और फिर मसल तक में वो पूरा सिग्नल पास होता है और मसल एक्ट करती है। ठीक है, पर वो तो एक स्पेसिफिक टारगेटेड मसल के लिए हो रहा है वो काम तो। ठीक है, पर जब अपन ये जो ट्रोपिज्म की मूवमेंट होती है, इसमें तो पूरी की पूरी बॉडी, पूरा का पूरा आपका ऑर्गन, सारी लीव्स, सारी ब्रांचेस सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि सभी एक एक लीव के अंदर वो सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रही है और वो इसको ऐसे गाइड कर रही हैं कि वो अपना ऑर्गन को बढ़ाएं, अपना स्ट्रक्चर बढ़ाएं और उस तरफ ग्रो करें? क्या ये वाला काम भी, मूवमेंट वाला, ग्रोथ वाला भी ऐसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ही हो रहा है? तो नहीं, ये वाला जो काम होता है ये आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू नहीं होता है। ये वाला काम आपका दूसरी प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है, एक अल्टरनेट प्रोसेस से होता है। ये कौन सी अल्टरनेट प्रोसेस है? ये भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ही प्रोसेस है, पर ये सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? क्या होता है इस प्रोसेस में? अब अपन इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तो अपन ने कैसे नर्व कैसे ट्रांसपोर्ट करती है सिग्नल को और फिर मसल रिएक्ट करती है और एक मूवमेंट होता है, अपन ने वो देखा। पर वो तो एक मसल का मूवमेंट है, पर जब अपने को मास मूवमेंट चाहिए, अपने को चाहिए कि अपनी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो, पूरा प्लांट ही ग्रो करें या फिर अपना पूरा शरीर ग्रो करे। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे कि कैसे एम्ब्रियो पूरा डेवलप होता है, उसके अंदर ऑर्गन्स, आपकी आइज़, आपके ईयर्स, नोज़ वगैरह सब डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पल्स थोड़ी ना आ रहा है कि एक इम्पल्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स,
और वो थोड़ा सा सेल को मूव करवा रहा है और ऐसे फिंगर का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। फिर ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि अब यहाँ पे अपने को एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कोई एक सेल को, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट ना करे, वो पूरी बॉडी को टारगेट करे, वो पूरी बॉडी की सारी सेल्स को टारगेट करे। अब ये वो कौन सी चीज़ होगी जो पूरी बॉडी और पूरी सेल को टारगेट करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को एक एक सेल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इम्पल्स तो पर्टिकुलर उसी सेल तक पहुंचेगा ना जहाँ पे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नर्व के साथ में फॉर्म कर रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पे एनएमजे फॉर्म हो रहा होगा तो इम्पल्स इस सेल तक आएगा, इस मसल तक आएगा। इसके पास में अगर दूसरी मसल है और वहाँ पे ये नर्व और मसल का जंक्शन नहीं है, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। तो अपने को एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो बॉडी की हर एक सेल तक पहुँचे, ठीक है। तो इसको पहुँचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो तो एक लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। कोई लिक्विड ही होगा तो बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाएगा। अब वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड होता है प्लांट के केस में तो वाटर, और एनिमल्स के केस में होता है वो ब्लड, ठीक है। तो हमको ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम समझ में आ गया कि भाई ये तो वाटर से वो चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी जो पूरे सेल को सिग्नल देगी, और एनिमल्स में ब्लड होगा जो वो पूरे सारे सेल्स को सिग्नल पहुंचाएगी, ठीक है। अब वो चीज़ होगी क्या जो सिग्नल ये पहुंचाएगी, तो एक केमिकल्स होंगे जो इस सिग्नल को कैरी करेंगे और हर सेल तक लेके जाएंगे, ठीक है। कई पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ से केमिकल्स निकलेंगे और बॉडी के हर एक सेल तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे और एक गाइडेंस देंगे कि अब आपको ये काम करवाना है, ठीक है। अब वो क्या होंगे केमिकल्स, तो इन केमिकल्स को अपन नाम देते हैं हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो अपना मैसेज कैरी करते हैं बॉडी के हर एक सेल तक और फिर उससे एक स्पेसिफिक काम करवाते हैं, ठीक है। वो काम क्या हो सकता है, वो काम हो सकता है आपका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकती है ना, आपका फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का जनरेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस जो है, इन सब की जो सिग्नलिंग है वो इस हार्मोन के थ्रू होती है। ये हार्मोन ही सिग्नल करता है किसी सेल को, किसी ऑर्गन सिस्टम में जाके कि अब आपको ये काम करवाना है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट और सेकंड सिस्टम है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि प्लांट में क्या क्या होता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जिबरलिंस। ये क्या करते हैं, ये जो आपका प्लांट का जो स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम की ग्रोथ करवाता है, तो स्टेम की ग्रोथ कौन करवाता है, जिबरलिंस, ठीक है। ऑक्सिन भी एक प्लांट हार्मोन है, वो भी स्टेम की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन है, जो सेल डिवीज़न करवाता है। सेल डिवीज़न होगा तो भी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये तो अपन ने वो हार्मोन्स देखे जो ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है, तो उसका एक एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। यह करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब कि ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है।
तो अपन अभी जब देख रहे थे कि भाई ऐसा कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए जो सारी सेल्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दे, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा कि हाँ एक ऐसा मैकेनिज़्म तो है कि कुछ केमिकल्स हैं जिनको अपन सीक्रेट कर सकते हैं, तो ऐसे हर सेल तक चले जाएंगे, ठीक है। सेल के आसपास जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट जाके हो जाएंगे, वो सेल में अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। पर अब जैसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो अपन ने डिस्कस करें, कौन से मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है। आपका जिबरलिन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, आपका ऑक्सिन हो गया, है ना, और चौथा एब्सिसिक आपका एसिड हो गया, ठीक है। ये अपने 4 टाइप के प्लांट के हार्मोन्स देख लिए। ये 3 वाले जो हैं ये आपका ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, ये वाला ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ओके। पर जब हम बोल रहे हैं कि भैया ये जो केमिकल्स हैं ये हर सेल तक जाने चाहिए, ठीक है, पहुंच गए। अब सेल को कैसे पता कि उसके पास गिबरलिन आया है, कि उसके पास साइटोकाइनिन आया है, उसके पास ऑक्सिन आया है, या फिर एब्सिसिक एसिड आया है, तो उसको आगे ग्रो करना है, डिवाइड करना है कि नहीं, अब उसको डिवाइड नहीं करना है, उसको रुक जाना है, ठीक है। तो ये भी एक अलग से एक मैकेनिज़्म होता है। इस मैकेनिज़्म में क्या होता है, ठीक है, जो आपकी सेल है उस सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जो जिबरलिन हार्मोन जब आएगा वो अपने रिसेप्टर से इस सेल में अटैच होगा, ठीक है, फिर उस सेल के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, जो भी उसका मैसेज है वो वहाँ पे पहुँचा देगा। कैसे पहुँचाएगा, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे बाइंड हो गया। तो हार्मोन्स कहाँ बाइंड होते हैं, हार्मोन्स सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। क्या हर हार्मोन का अपना एक रिसेप्टर होता है, हाँ, हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। जिबरलिन है तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, साइटोकाइनिन है तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ऑक्सिन का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड का भी अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है। तो हर हार्मोन का एक अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो स्पेसिफिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तब क्या होगा कि जैसे सपोज आपको जो लीव्स का जो ग्रोइंग पार्ट है, जो नई जो लीव्स ग्रो हो रही है, ठीक है, वहाँ पे अपने को तो चाहिए जिबरलिन, क्योंकि वहाँ पे तो हमको ग्रो करवानी है ना। साइटोकाइनिन चाहिए, वहाँ पे हमको सेल को ग्रो करवाना है। लेकिन जो बहुत पुरानी जो ओल्ड लीव्स हो गई हैं, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब वो तो शेड हो जाए। पर अगर साइटोकाइनिन उन ओल्ड लीव्स के ऊपर जाके चला गया, क्योंकि साइटोकाइनिन तो जाएगा ही, क्योंकि वो तो लिक्विड है, वाटर जहाँ भी जाएगा, ठीक है, वो अपने साथ हार्मोन को तो लेके ही जाएगा। तो जो पुरानी वाली लीव्स हैं, ठीक है, उनके पास भी साइटोकाइन जाएगा, और जो नई ग्रोइंग लीव्स हैं उनके पास भी साइटोकाइन जाएगा। तो होगा क्या, पुरानी वाली जो लीव्स है उसका रिसेप्टर, वहाँ पे साइटोकाइन का रिसेप्टर प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हार्मोन्स तो बॉडी के हर सेल के पास जाता है, मगर हर सेल के पास हर हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। स्पेसिफिक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक सेल पर ही प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। हर सेल के पास हर हार्मोन का रिसेप्टर नहीं होता है, इसलिए हर हार्मोन हर सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता है। कोई पर्टिकुलर जो हार्मोन है उसका रिसेप्टर किसी एक ही प्रकार की सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा और वो उसी के ऊपर काम कर पाएगा। अगर उसका रिसेप्टर दूसरी सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसका रिसेप्टर उसी सेल पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे उसको काम करवाना होता है, ठीक है। तो अपन ने देखा, तो अपन ये देख रहे हैं कि जब अपन नर्व की बात कर रहे थे तो नर्व कैसे केमिकल जो चेंजेस है उसको डिटेक्ट करती थी, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करती थी, पूरे न्यूरॉन की तरफ उसको ट्रेवल करवाती थी, ठीक है, और लास्ट में अपनी सिग्नलिंग करती थी। दूसरा जो हमने तरीका देखा है, ठीक है, वो हार्मोनल है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी सेम ही चीज़ हो रही है कि हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर रही है, वो केमिकल पर्टिकुलर सेल के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर अपने रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, और जैसे ही वो सेल उस रिसेप्टर को, जैसे ही वो हार्मोन उस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, ठीक है, वो सेल के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, और जो उसको एक्शन परफॉर्म करवानी है वो एक्शन उस सेल से परफॉर्म
करवा रहा है, अपना आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, एक में नर्व कंडक्शन हो रहा है उसके थ्रू आउटपुट निकल रहा है, एक में केमिकल जा रहा है उसके थ्रू आउटपुट निकल रहा है। अपन ने प्लांट का हार्मोन्स जो देख लिया, अपन देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है, कुछ के नाम से आपको जैसे पते होंगे, जैसे एड्रेनालिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये कुछ एनिमल के हार्मोन्स के नाम हैं। अब ये कैसे काम करेंगे? वैसे ही काम करेंगे जैसे अपन ने अभी डिस्क्राइब करें। ये किसी ऑर्गन से निकलेंगे, कोई इनका एक सोर्स होगा, ये वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये अपने टारगेट सेल के ऊपर जाएंगे, उस टारगेट सेल के ऊपर होगा इनका रिसेप्टर प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ पे भी अब इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ये उस जगह पे कुछ चेंजेस करवा के जो इनका डिज़ायर्ड एक्शन है, जो ये करवाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए ये हार्मोन्स या केमिकल्स बने, वो काम ये करवाएंगे। ठीक है, काम देख लेते हैं। जैसे सपोज एड्रेनालिन है। ठीक है, एड्रेनालिन का काम क्या होता है? फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन इसको बोलते हैं। जब भी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई वल्नरेबल सिचुएशन आ जाती है, तो एड्रेनालिन क्या करता है? ये रिलीज़ होता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी को एकदम से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी बॉडी का BMR बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है। ठीक है, आपकी आंखें जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, है ना, और आपकी बॉडी में एकदम से इंस्टेंटेनियस एनर्जी आ जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे आपके सामने अगर शेर आ गया तो आप एकदम से भागोगे। ठीक है, तो बॉडी में एकदम से पूरी ताकत से, आप जितनी ताकत आपके अंदर हो सकती है, जो भी आपकी नेचुरल कैपेसिटी है, ठीक है, वो पूरी एक साथ स्टोर हो जाएगी और आप अपनी पूरी ताकत से भागोगे, भले आप थोड़ी देर पहले कितने भी लेथार्जिक हो या फिर आपको बहुत आलस आ रहा हो। ठीक है, तो ये एड्रेनालिन का फंक्शन है, वो आपकी बॉडी से ये सब करवा रहा है। एड्रेनालिन कैसे हार्ट के ऊपर काम करता है? आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है, तो सारी मसल्स के पास में ब्लड पहुंचेगा, जितना ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा उतना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, जितना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, ठीक है, उतना वो आपका ATP कन्वर्जन करते जाएंगे, उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, थायरोक्सिन का क्या काम है? थायरोक्सिन का काम है आपकी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपका फैट हो गया, ठीक है, इनका एक्यूमुलेशन और इनका मेटाबॉलिज्म, इनका टूटना और इनसे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना, ये सब इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है। ठीक है, अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन आपके पास नहीं है या फिर उसकी कमी है, तो उससे डिसीज़ कौन सी होती है? अपन यहाँ पे एक बार उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन हार्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने थोड़ा सा एड्रेनालिन के बारे में देख लिया, अपन अब दूसरे हार्मोन थायरोक्सिन के बारे में देख लेते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहला क्या था? पहला था एड्रेनालाइन। ठीक है, कहाँ असर कर रहा था? हार्ट के ऊपर। क्या कर रहा था? हार्ट रेट को बढ़ा रहा था। उससे क्या बढ़ रहा था? कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि जब आपको एकदम से वल्नरेबल सिचुएशन होती है, जब ये किसी से आपकी लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, उस केस में ये हार्मोन आपका रिलीज होता है। दूसरा किसको डिस्कस कर रहे हैं? थायरोक्सिन हार्मोन को अपन डिस्कस कर रहे हैं। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करवाता है? आपके बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे? अभी अपन वो भी देख लेंगे इमेज में कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है। ये केमिकल्स है, ये कहीं से तो रिलीज हो रहे होंगे ना हमारी बॉडी में। ये जा तो हर सेल के पास में रहे, ठीक है, ये तो हमको पता है, पर ये किसी स्पेसिफिक सेल पे ही एक्ट कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि उनके रिसेप्टर ही वहाँ पे हैं। ये भले सभी सेल के पास में चले जाएं, पर अगर उस सेल के पास में इनका रिसेप्टर होगा ही नहीं, तो ये वहाँ पे काम अपना कर ही नहीं पाएंगे।
तो ये सिर्फ उसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, उसी सेल के ऊपर ये काम अपना कर पाएंगे, ठीक है। और ये रिलीज भी अपनी एक स्पेसिफिक जगह से ही होंगे, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर ग्लैंड से ही रिलीज होंगे, ठीक है। तो अब थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? ये होता है थायराइड ग्लैंड से। इसका काम क्या है? बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, उसको मेंटेन करना। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें आपका जब भी फैट हो गया, आपका कार्ब्स हो गया, आपका प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, इनका डाइजेशन हो गया, ठीक है, इनका फ्रेगमेंटेशन हो गया, इनका यूटिलाइजेशन हो गया, ये काम होता है थायराइड का। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी है, वो कैसे होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी तब होती है जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायरोक्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो इस थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आयोडीन, ठीक है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। उस केस में आपको कौन सी बीमारी होगी? उस केस में आपको होता है गोइटर। गोइटर में क्या होता है? आपका जो गला है वो पूरा ऐसे सूज जाता है, ठीक है। इसके केस आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं इंडिया में। अब तो बहुत कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नेचुरल डाइट में तो आयोडीन बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बना दी है जिसमें आप जो भी सॉल्ट आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, उसके अंदर हम आयोडीन ऐड करके देते हैं। तो अपन जो भी अब सॉल्ट का जो ऐड भी देखते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि वो आयोडीन युक्त नमक है। तो वो आयोडीन डाल क्यों रहे हैं? वो आयोडीन डाल ही इसलिए रहे हैं ताकि आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, उसका प्रॉपर सिंथेसिस हो। क्योंकि जब उसका प्रॉपर सिंथेसिस होगा तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा और आपको ये डिसीज़ नहीं होगी। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से रिलीज़ होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। क्या काम करता है? बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और नहीं हो तो क्या होता है? नहीं हो तो गोइटर होता है, ठीक है। ऐसे एक और हमने क्या हार्मोन देखा था? अपन एक हार्मोन जैसे आपका एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका मेल हार्मोन है ना, ये मेल्स में सीक्रेट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम यही, आपके जो मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट, आपके प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी जो वॉइस की पिच को लो रखना, ये सब जो काम है ये इस एंड्रोजन के होते हैं, ठीक है। मसल को डेवलप करना, मेल्स की मसल जो है वो बल्कि रहती है, ठीक है, फीमेल के कंपैरिजन में। तो ये सब काम इस मेल हार्मोन के हैं, ठीक है। ऐसे ही एस्ट्रोजन फीमेल्स का हार्मोन है, उसका क्या काम है? उसका काम भी यही है, जो फीमेल वाले सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको डेवलप करना है, ठीक है। यूट्रस हो गया, ओवेरी हो गया, इनका डेवलपमेंट करना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर वॉइस को चेंज करना, फीमेल वॉइस को लाना, तो ये सब आपके प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपकी बॉडी में सेक्रेट होता है, जिसकी डिफिशियंसी या फिर जिसके इनएक्टिवेशन की वजह से एक बहुत सीरियस बीमारी होती है, ठीक है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अगर आपके आसपास कोई शुगर का पेशेंट होगा, ठीक है, तो उसकी ब्लड टेस्ट में आप ये भी देखोगे कि उन्होंने इंसुलिन के भी टेस्ट करा रखे होंगे। अब इंसुलिन के साथ क्या दिक्कत है? हमारी बॉडी में 2-3 दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि इंसुलिन काम क्या करता है और ये निकलता कहाँ से। ये आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास के पीए, ठीक है, तो ये निकलता है पेनक्रियास से, ठीक है। इसका काम क्या होता है? आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज है, सपोज ये आपका ब्लड वेसल है,
ये आपकी ब्लड हो गई, ठीक है। इस ब्लड में सपोज ये ऐसे ग्लूकोज है ना, तो इसका काम होता है कि जो आसपास सेल्स हैं, ये इस ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इंक्रीजेस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इससे क्या होगा, इससे आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि जो हम डायबिटीज़ बीमारी डिस्कस करते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें यही होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ठीक है, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना है, ये ग्लूकोज जो है उस दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे को हैंडल करता है, और इसकी वजह से फिर दूसरी बहुत सारी बीमारियाँ डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। तो हम चाहते ही नहीं कि ब्लड के अंदर हमारा बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट हो। तो इंसुलिन का काम यही है कि वो जो आसपास की जो सेल हैं, ठीक है, उनका ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है, तो वो जो सेल है उस ब्लड में से ग्लूकोज ले लेके यूटिलाइज कर रही होती हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कारण बना कि इस पेनक्रियास ने, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन बंद कर दिया, इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाया, उस केस में क्या होगा, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। ब्लड ग्लूकोज बढ़ना मतलब क्या, ब्लड शुगर बढ़ना। और ब्लड शुगर को अपन क्या बोलते हैं, जब भी ब्लड शुगर बढ़ती है तो अपन बोलते हैं कि कौन सी बीमारी हो रही है, उस बीमारी का नाम है आपका डायबिटीज़, ठीक है। तो ये इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। इसका काम क्या है, ये ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है, ठीक है। अगर इस हार्मोन की फंक्शनिंग में दिक्कत हुई तो क्या होगा, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। तो मैंने ह्यूमन के हार्मोन्स भी देख लिए, ठीक है। ये बता रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मेल और फीमेल। अब जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ से हार्मोन निकलता है, जो सोर्स है हार्मोन्स के निकलने का, हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स कहीं से तो निकल रहे होंगे, उस सोर्स को क्या बोलते हैं, उस सोर्स को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन। तो अपन हार्मोन सिक्रीशन तो देख लिया, हार्मोन फंक्शनिंग भी देख लिया। अब ये निकलती कहाँ से, ये निकलती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मेल का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। जो पीनियल है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, ये जो शुरू की 6 ग्लैंड्स हैं, ये मेल और फीमेल में एक ही जगह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, तो ये तो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आपका मिड ब्रेन और मिड ब्रेन का पार्ट ही है आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, तो ठीक है। पीनियल ग्लैंड उसके पीछे थोड़ा सा प्रेजेंट होती हैं। अब आपका थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड आपके ये यहाँ पे जो आपका ट्रेकिया जा रहा है, ठीक है ना, जब का ट्रेकिया पास हो रहा है ये, तो यहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो टाइम के साथ में डिसअपियर हो जाती है। अब नीचे पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास क्या निकाल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, निकाल रहा है आपका इंसुलिन। फिर यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये निकालती है आपका कोर्टिसोल, ठीक है। फिर यहाँ पे है टेस्टिस, टेस्टिस क्या निकलता है आपका मेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स कौन से, एंड्रोजेंस हो गया, ठीक है। सिमिलरली फीमेल में भी ये एड्रेनलिन और पेनक्रियास तो वही निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यूट्रस और ओवरी, यूट्रस और ओवरी के अलग अलग हार्मोन्स हैं, ठीक है।
ये लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते होते हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फिर जो दूसरे बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये ग्लैंड्स है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन एक्ट कैसे करते हैं? रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर जो है वो हार्मोन स्पेसिफिक होता है। उसका क्या मतलब है कि एक हार्मोन के लिए एक उसका अलग ही रिसेप्टर होता है। कोई सा भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर पे आके नहीं चिपक सकते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन का रिसेप्टर, एड्रेनलिन का रिसेप्टर अलग होगा, ठीक है। इंसुलिन का रिसेप्टर अलग होगा, और वो अलग अलग सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल है, इसमें देख लेते हैं कि कौन से हार्मोन है। एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से निकल रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हुआ तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी। तो जो थोड़ा सा स्टंटेड या फिर ड्वार्फ लोग रहते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि उनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो इतना सीक्रेट नहीं रहता है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? थायरोक्सिन। क्या करता है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। वही आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर क्या है? इंसुलिन। कहाँ से निकलता है? ग्लैंड से नहीं निकलता, ऑर्गन से निकलता है। क्या नाम है? पेनक्रियास से निकलता है, ठीक है। क्या करता है? रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। कैसे? बाय इंक्रीजिंग सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है, ठीक है। गोनेट्स का डेवलपमेंट करवाते हैं। फिर क्या? ओवेरीज। ओवेरीज से क्या निकलता है? आपका एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन निकलता है ना। प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। क्या करवाता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। क्या देखा था? फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन है। क्या करवाता है? हार्ट रेट बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर है जो ये कंप्लीट होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें अपन ने शुरू से आखिर तक पहले अपन ने नर्व्स के बारे में जाना, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो देखा। फिर अपन ने नर्व कैसे काम करती है वो देखी, है ना। नर्व्स के बारे में देखा, ठीक है। फिर अपन ने रिफ्लेक्स आर्क भी देख लिया। नर्व में कंडक्शन कैसे होता है वो भी देख लिया, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क भी देख लिया। रिफ्लेक्स आर्क के बाद में अपन ने, अब ये तो एनिमल्स का देख रहे थे, फिर अपन ने प्लांट्स का देखा कि उनमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं। तो अपन ने उसमें देखा था कि ह्यूमंस में तो मसल के अंदर फिलामेंट होते हैं, वो साइज चेंज कर लेते हैं। प्लांट जो है वो वाटर के मूवमेंट के थ्रू वो सेल जो है वो श्रिंक होती है या फिर स्वेल होती है, और प्लांट अपना मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने ट्रॉपिज्म देखा था कि अगर सनलाइट की तरफ है तो वो फोटोट्रॉपिज्म है, किसी केमिकल की तरफ है तो वो कीमोट्रॉपिज्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर सॉइल की तरफ है तो जियोट्रॉपिज्म है, ओके। और पानी की तरफ है तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म है। अपन ने ये भी देख लिया। अब उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि एक अल्टरनेट तरीका क्या होता है। तो अल्टरनेट तरीका है कि या तो एक नर्व एक तो पहले अपन देख रहे थे कि भाई नर्व के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, उसके थ्रू सिग्नलिंग हो रही है। सिग्नलिंग का एक दूसरा तरीका क्या है? तो वो है हार्मोनल, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाते हैं और अपना डिजायर्ड एक्शन करवाते हैं, ठीक है। कैसे बाइंड होते हैं? रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, हाँ रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर कौन से हार्मोन की कमी की वजह से क्या क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी की वजह से आपका डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। थायरोक्सिन की कमी की वजह से आपको ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो आप ड्वार्फनेस हो सकती है। तो ऐसे हर हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी कमी की वजह से भी स्पेसिफिक चीज़ें उनकी बीमारियाँ होती हैं। सो दैट्स इट फॉर द क्लास।